बचपन से हमने एक कहानी सुनी है कि 1857 का विद्रोह एक कारतूस की वजह से हुआ, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था और जिसे सैनिकों को अपने मुंह से खोलना पड़ता था। इस बात से हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सिपाही अंग्रेजों से नाराज हो गए थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1857 का विद्रोह सिर्फ एक कारतूस की वजह से नहीं हुआ था, तो देखिए 1857 इंडियन हिस्ट्री के उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव को हिलाकर रख दिया था। मेरठ से उठी एक चिंगारी जल्दी ही एक ऐसी आग में बदल गई जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्यूचर बुरी तरह से झुलस गया। इस विद्रोह ने भारत के इतिहास को कुछ ऐसा बदला कि आज भी उस बदलाव का इफेक्ट हम देखते हैं अपनी सोसाइटी पर। कई लोगों को लगता है कि मेरठ से शुरू हुए सैनिक विद्रोह से 1857 की शुरुआत हुई और ये एक बड़े पैमाने पर सैनिक विद्रोह था, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। 1857 का विद्रोह कई दशकों से जमा हो रहे आक्रोश, असंतोष और अन्याय का रिजल्ट था। आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की, कैसे ये विद्रोह उपजा, कैसे सिर्फ कुछ हजार लोग मिलकर भारत के एक बड़े हिस्से पर जुल्म ढाने लगे। ये कहानी उसी धोखे, अविश्वास और भयंकर प्रतिरोध की है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह साल 1857 था। साल की शुरुआत में ही बंगाल आर्मी की छावनियों में कुछ फुसफुसाहट चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल। इस राइफल को चलाने के लिए कारतूस को पहले दांतों से काटना पड़ता था। सिपाहियों के बीच इसी बीच ये अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर मुसलमानों के लिए हराम था। सेंटिमेंट ये बना कि अंग्रेज अब भारतीयों के धर्मों पर भी हमला कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि ये सब कुछ अफवाह है, लेकिन किसी ने इस बात को माना नहीं। फिर जब कुछ सिपाहियों ने कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार किया तो उन्हें सजा दी गई और अपमानित किया गया। इस अपमान ने आग में घी का काम किया और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने खुलेआम अफसरों का विरोध करते हुए हथियार उठा लिया। मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन उनकी लगाई आग बुझी नहीं। 10 मई 1857 की शाम को वही चिंगारी मेरठ में फिर से भड़क उठी। यहाँ 85 सिपाहियों ने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना किया। इन सभी को सजा मिली, बेइज्जती दी गई, बेड़ियों और कठोर कारावास की यहाँ पर सजा हुई। इस सजा के विरोध में शाम ढलते ही मेरठ की छावनी में विद्रोह फूट पड़ा। जेल तोड़ी गई, अंग्रेज अफसर मारे गए और उसी रात घोड़ों पर सवार होकर ये सिपाही दिल्ली निकल गए। 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंचकर इन सिपाहियों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह को इन्होंने विद्रोह का प्रतीक बनाया और इसके बाद दिल्ली से यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद और यहां तक कि बिहार तक फैल गया। जल्दी ही लगभग पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में आ गया। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ इन कारतूसों की वजह से इतना बड़ा विद्रोह खड़ा हुआ, या फिर कोई और वजह है इस विद्रोह के इतना बड़ा हो जाने में। इसे समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी। कोई भी बहुत बड़ा विद्रोह जो होता है वो किसी एक घटना से नहीं उपजता। इसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। और अगर आप देखो 1857 के विद्रोह को, तो यहाँ पर हर विद्रोही के पास हथियार उठाने की अपनी अपनी अलग अलग वजह थी। मेरठ का विद्रोह तो बस उस बारूद को चिंगारी देने के जैसा था जो दशकों के असंतोष से उभर रहा था। अब यह असंतोष किन फैक्टर्स की वजह से था, उन्हें समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। 1757 में प्लासी की जंग जीतने के बाद से लेकर 1818 तक मराठों पर कब्जा करने तक ईस्ट इंडिया कंपनी देश के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच अभी भी अपने पीक पर था।
कंपनी अभी भी और दूसरी जगहों पर कब्जा करने की कोशिश में थी। इसके साथ ही अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए कंपनी ने भारत के समाज, इसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति में ऐसी दखल दी कि समाज का एक एक वर्ग इससे परेशान हो गया। सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजों की इंपीरियल पॉलिसी की, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने का लालच वाली पॉलिसी। भारत में अपने एम्पायर की बाउंड्री को बढ़ाने के लिए सबसे पहले वेलेस्ली ने सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को शुरू किया। इस संधि से देसी राज्यों की आज़ादी को हाईजैक किया गया। इस संधि के तहत भारत की रियासतों को अपनी सेना को हटा के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को अपने स्टेट में रखना होता था। यही नहीं, अंग्रेजों की इस आर्मी का खर्चा भी राजा को उठाना होता था। इससे एक कदम आगे बढ़कर बात यह थी कि राजा बिना अंग्रेजों की इजाजत के किसी और राज्य से ट्रीटी भी साइन नहीं कर सकते थे। अगर राजा सेना का खर्चा नहीं चुका पाता था तो उसे अपना एरिया कंपनी को देना पड़ता था। साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में नियुक्त होता था जो राजा पर कड़ी निगरानी रखता था। इसके साथ ही ब्रिटिश रेजिडेंट को दरबार में एक नियुक्त किया जाता था जो राजा पर क्लोजली नजर रखता था। इन सब से भी एक कदम आगे का दिमाग लगाया लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी की नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। यह नीति कहती थी कि अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं है तो उसका गोद लिया हुआ बेटा वारिस बनेगा या नहीं, ये अंग्रेज तय करेंगे। अब ये कानून कोई एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थी रियासतों को हथियाने की। डलहौजी की इस पॉलिसी के चलते सतारा, जयपुर, संभलपुर और झांसी सब एक एक करके कंपनी के कंट्रोल में चले गए। साल 1856 में अंग्रेजों ने अवध का भी विलय कर लिया कुशासन का आरोप लगाकर। अवध के नवाब वाजिद अली शाह जो लखनऊ में बहुत पॉपुलर थे, उनको कोलकाता में निर्वासित कर दिया गया। इस विलय ने पूरे नॉर्थ इंडिया को शॉक में डाल दिया, क्योंकि अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे वफादार और जाबाज सिपाही इसी जगह से आते थे, इसी एरिया से आते थे। जब उनके अपने नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के नाम पर बेइज्जत करके निकाला गया तो यहाँ के सैनिक काफी नाराज हुए। अंग्रेजों ने कई पोस्ट को भी खत्म कर दिया और कई लोगों की पेंशन बंद कर दी। फिर चाहे वो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन हो या कर्नाटक, सूरत और तंजौर के राजाओं की उपाधियों को खत्म करना हो। कंपनी ने यह भी अनाउंस कर दिया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। इससे एक कदम आगे जाकर लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह की उपाधि भी नहीं लगा पाएंगे। यानी मुगल विरासत को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज। इस तरह आप देखो तो ज्यादातर रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ एक गुस्सा उबलने लगा था, लेकिन रियासतों के साथ साथ इकोनॉमिक लेवल पर भी कंपनी ने कुछ ऐसे फैसले लिए कि किसान और दूसरे ग्रुप इनके खिलाफ हथियार उठाने को मजबूर हो गए। हिस्टोरियन एरिक स्टोक्स अपनी किताब द पेजेंट आर्म्ड में बताते हैं कि 1857 का विद्रोह असल में डलहौजी और उनके पहले के आए गवर्नर जनरल्स की घटिया पॉलिसीज का रिजल्ट थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अपने एरिया में 3 अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किए। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। 1820 में मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की और 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी सिस्टम शुरू किया। इन पॉलिसीज ने किसानों को हमेशा के लिए साहूकारों और जमींदारों का गुलाम बना दिया। किसानों के लिए लगान की दरें इतनी ज्यादा थी कि फसल खराब हो जाए अगर तो कोई रियायत भी नहीं दी जाती थी। जब किसान लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी पुश्तैनी जमीनें कौड़ियों के भाव नीलाम कर दी जाती थी। इस तरह कभी अपनी जमीन का मालिक किसान अपने ही खेत में बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर हो जाता था। अब आप देखो, ये जो किसान होते थे ये सिर्फ किसानी में थोड़ी थे। उस टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करता था, आर्मी को ज्वाइन करता था, वो लोग भी इन्हीं किसानों के घरों से निकलते थे। ये आर्मी वाले किसान जब छुट्टियों में गांव जाते थे तो अपने ही परिवारों की बर्बादी को देखते थे। इसीलिए आर्मी के सैनिक और किसान दोनों ही फ्रस्ट्रेट थे ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से। ऐसा नहीं है कि किसानों ने या जमींदारों ने 1857 से पहले ऐसा कोई विद्रोह किया ही नहीं था। कई विद्रोह 1857 से पहले भी हुए, जैसे कि सन्यासी विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, फराजी आंदोलन, मोपला विद्रोह। 1857 से पहले अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के खिलाफ ये लोग खड़े हुए, लेकिन इसमें कोई भी आंदोलन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ या फिर उस स्केल पर नहीं आया जिस स्केल पर 1857 का विद्रोह था। किसानों से अलग हटकर अगर आप इंडस्ट्रीज की तरफ देखो तो फ्री ट्रेड के नाम पर ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बना सस्ता कपड़ा भारत में बेचा गया। इससे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई। इस डिक्लाइन ने एग्रीकल्चर के ऊपर और प्रेशर डाला।
रिजल्ट ये हुआ कि 18वीं शताब्दी खत्म होते होते जो कुटीर उद्योग थे वो भी दम तोड़ चुके थे। उधर इनाम कमीशन के तहत बहुत सी जमीनों और जागीरों को यह कहकर छीन लिया गया कि ये जमीनें गलत तरीके से दी गई थी। इसी तरह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनके साथ भी अत्याचार हुए। ब्रिटिश शासन ने जंगल कानून, नगद लगान और ठेकेदार साहूकार सिस्टम लागू कर दिया। इससे आदिवासी पहली बार कानूनी अपराधी बना दिए गए, क्योंकि अब वो उसी जंगल से लकड़ी या शिकार नहीं कर सकते थे जिसे वो सदियों से अपना मानते थे। 1857 आते आते ये लोग भी कई जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। संथाल, कोल, भील, मुंडा और गोंड कबीलों ने अपने अपने एरियाज में अंग्रेजी चौकियों, महाजनों और पुलिस पर हमले किए। इस तरह अगर कंक्लूजन में बताएं तो पूरी पिक्चर ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने न किसानों को छोड़ा, न यहाँ के राजाओं को छोड़ा, न जमींदारों को छोड़ा, न आदिवासियों को, और ना ही उन लोगों को जो कुटीर उद्योग में थे। लेकिन इन सबके साथ में अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने पूरी सोसाइटी को अपना शिकार बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन सोसाइटी में एक कल्चरल डर पैदा करने की कोशिश की। इन्होंने इंडियंस की जो प्रथाएं पहले से चली आ रही थी उनको खत्म करने का दबाव डाला। ये पॉलिसीज थी जैसे कि 1829 में सती प्रथा का खात्मा, या फिर कन्या भ्रूण हत्या पर रोक और विधवा पुनर्विवाह। अब ये सारे जो सुधार थे बहुत प्रोग्रेसिव थे और आज की डेट में बहुत ह्यूमन लगेंगे आपको, लेकिन उस दौर में इन परंपराओं के विरोध से माना जाता था कि सदियों पुरानी आस्था और विश्वास को दबाया जा रहा है। जैसा कि आज भी किसी प्रथा पर आप बात करते हैं तो अक्सर उस पर यह बात आती है कि हमारे धर्म के ऊपर खतरा हो गया। भारत के बाकी धर्मों के बारे में खुलकर बुराई की जाती थी। इन सबसे जल्दी ही लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि अंग्रेज धीरे धीरे उनके धर्म को भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। ये बात और तब कंफर्म हो गई जब ईसाई मिशनरीज की एक्टिविटीज बढ़ती चली गई। जेलों में साझा मेस की शुरुआत हुई और नए स्कूलों में बाइबल को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया। हिस्टोरियन C.A. बेली इसे नॉलेज क्लैश कहते हैं, जहां भारतीय जीवन मूल्यों और थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के बीच में एक हिंसक और अपरिहार्य टकराव पैदा हो रहा था। वहीं अगर इस बात पर जाएं कि सैनिक क्यों नाराज थे, तो इसकी वजह यह थी कि भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना की रीढ़ थे, फिर भी वो ना तो सम्मान पाते थे और ना ही उनको कोई समान अधिकार मिलते थे। बड़ी बड़ी पोस्ट पर सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्वेशन थी, सैलरी कम थी और प्रमोशन तो जैसे था ही नहीं। इसी बीच में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पास किया। इसमें सैनिकों को समुद्र पार भेजने की बात कही गई। भारत में समुद्र को पार करना उस दौर में धार्मिक रूप से बैन था। समुद्र पार करने का मतलब होता था कि आप पथभ्रष्ट हो गए हैं, जिससे जो व्यक्ति है उसका अपने धर्म में वापस लौटने का रास्ता बंद हो जाता था। अब सैनिकों के धैर्य की सीमा अतिक्रमण का तो हो ही रहा था। इस बीच जब कारतूस की अफवाह उठी तो विद्रोह शुरू हो गया। ये विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था। देखते ही देखते जंगल में आग की तरह नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में ये विद्रोह फैल गया। कानपुर में नाना साहब पेशवा, जो अपनी पेंशन बंद होने और अंग्रेजों के रूखे व्यवहार से आहत थे, उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला। उनके साथ थे तात्या टोपे, जिनकी छापामार युद्ध रणनीति ने अंग्रेजी सेनापतियों की नींद हराम कर दी। ऐसे ही लखनऊ में बेगम हजरत महल ने बहादुरी दिखाई। उन्होंने बहुत कम उम्र के अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया और लखनऊ रेजिडेंसी का घेराव कर दिया। करीब 90 दिनों तक चले इस घेराव ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। दूसरी ओर बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के बुजुर्ग कुंवर सिंह ने वो पराक्रम दिखाया जो 20 साल के नौजवान भी नहीं कर पाते। एक लड़ाई के दौरान जब उनकी कलाई में अंग्रेजों की जहरीली गोली लगी तो उन्होंने बिना हिचकिचाए अपनी तलवार से अपना ही हाथ काटकर गंगा मैया को भेंट कर दिया और मरते दम तक वो अंग्रेजों को अपनी जागीर में घुसने नहीं दे पाए। इसी विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनकी हमशक्ल साथी झलकारी बाई की बहादुरी की कहानी भी चलती है। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर ढाल से बांधकर वो अंग्रेजों से लड़ी और ग्वालियर के पास वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी बहादुरी देखकर खुद उनके कट्टर दुश्मन जो उनसे लड़ने आए थे, जनरल ह्यूरोज ने सलाम करते हुए उन्हें कहा, यहाँ वो महिला सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र वास्तविक मर्द थी। लेकिन दोस्तों, 1857 का विद्रोह सिर्फ बहादुरी की इन कहानियों का विद्रोह नहीं है। जितना सिंपल ये विद्रोह दिखाई देता है, असल मायनों में ये उतना ही कॉम्प्लेक्स इवेंट है हिस्ट्री का। क्योंकि एक तरफ तो हम झांसी की रानी, कुंवर सिंह, तात्या टोपे जैसे बहादुरों की कहानियां सुनते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पुरानी रंजिशें और अविश्वास भी इस विद्रोह का हिस्सा थे। देश के एक बड़े हिस्से में ऐसे भी ग्रुप थे जो विद्रोह में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब के सिख जो हाल ही में अंग्रेजों से हारे थे, वो मुगलों के प्रति पुरानी कड़वाहट के कारण अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। नेपाल के गोरखा और साउथ इंडिया की कई बड़ी रियासतें लगभग शांत रही। ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम जैसे बड़े रजवाड़े विद्रोह का हिस्सा ही नहीं बने।
अगर ये सारे ग्रुप एक साथ खड़े हो जाते तो शायद 1857 में ही भारत आज़ाद हो जाता, क्योंकि विद्रोहियों का साथ न देने वाले इनमें से कई लोग विद्रोह के दमन में अपनी भूमिका निभा रहे थे। कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह ने विद्रोह दबाने के लिए अपनी सेना को भेजा था। हैदराबाद के निजाम ने भी अंग्रेजों की फाइनेंशियली खूब मदद की थी। नेपाल के राजा जंग बहादुर की सेना गई थी लखनऊ में विद्रोहियों का दमन करने के लिए। इन सब की मदद के बिना पॉसिबल ही नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतने बड़े विद्रोह को दबा ले जाती। यही वजह है कि 1857 के विद्रोह का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्वरूप है, उसको लेकर आज भी बहस होती है। विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में लंदन में एक किताब लिखी। इस किताब का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस किताब में 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया गया। सावरकर के लिए यह विद्रोह कोई अचानक हुआ दंगा नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान्ड क्रांति थी। इसी तरह पट्टाभी सीतारमैया ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा इसे। अशोक मेहता ने अपनी किताब द ग्रेट रिबेलियन में इसे पूरी तरह से एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भी शुरू में यह सैनिक विद्रोह जरूर था, जो आगे चलकर विद्रोह में परिवर्तित हो गया। ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिज़रायली ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। वहीं अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए, जो नए नए अलग अलग रिसर्च हुए हैं और जो फैक्ट्स आते हैं, वो ये बताते हैं कि ये विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से कहीं ज़्यादा था। दूसरी ओर कई कॉलोनियल हिस्टोरियन हैं जो इस विद्रोह की इमेज को बहुत छोटा दिखाना चाहते हैं, जैसे कि सर जॉन लॉरेंस, जो इसे महज एक सिपॉय म्यूटनी मानते हैं। खैर दोस्तों, 1857 में शुरू हुए इस विद्रोह को 1858 तक आते आते अंग्रेजों ने काबू पा लिया। जैसे जैसे आर्मी को मॉडर्न तोपें और टेलीग्राम जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम मिले, वैसे ही अंग्रेजों ने विद्रोहियों को हराना भी शुरू कर दिया। इस दमन में हजारों इंडियंस मारे गए। दिल्ली की गलियों में भयानक कत्लेआम हुआ। चांदनी चौक की कई बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उन्हें रंगून भेज दिया गया और उनके बेटों को गोली मारकर चौराहे पर उनकी बॉडी को डाल दिया गया। तांत्या टोपे को उनके अपने ही एक दोस्त मान सिंह ने धोखा दिया और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जिस क्रूरता का सहारा लिया, उसके आंकड़े रूह कपा देने वाले। अमर्त्य सेन जैसे इतिहासकार बताते हैं कि विद्रोह के दौरान और विद्रोह के बाद आए अकाल में लाखों भारतीय मारे गए। ये ब्रिटिश एम्पायर की पूरी हिस्ट्री की सबसे खूनी और सबसे महंगी लड़ाई थी, जिसने लंदन के गलियारों तक हिला दिया। हालांकि दोस्तों, इस लड़ाई का नुकसान अंग्रेजों को भी काफ़ी हद तक हुआ। इस घटना ने 250 साल पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए क्वीन प्रोक्लेमेशन में बड़े बड़े वादे किए गए। कौन से वादे? धार्मिक स्वतंत्रता के वादे, रियासतों के अधिकारों का सम्मान और योग्यता के आधार पर नौकरियां देने की बात। लेकिन जाहिर है कि पर्दे के पीछे अंग्रेजों ने अपनी बांटो और राज करो की नीति को और ज्यादा जहरीला बना दिया। उस दौर में शुरू हुआ ये कम्युनल जहर आज भी हमारे समाज में अच्छी तरीके से घुला हुआ है। अब दोस्तों, 1857 का विद्रोह भले ही अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद की एक नींव डाली। ये पहला ऐसा विद्रोह था जब राजा से लेकर आम पब्लिक तक, किसानों से लेकर जवानों तक, सबने एक साथ मिलकर बाहरी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को ये समझाया कि भारत पर कंट्रोल करने के लिए कई दूसरे हथकंडे भी अपनाने होंगे। वहीं भारतीयों को ये समझ में आया कि अंग्रेजों के रहते इस देश में तरक्की पॉसिबल नहीं है। आगे चलकर इसी विद्रोह से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे महानायकों का जन्म हुआ। इस तरह ये एक ऐसा व्यापक जन आंदोलन था जहां ब्राह्मण, सिपाही, मुस्लिम मौलवी और दलित बुनकर और बेदखल किसान सभी अपनी साझा पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए एक झंडे के नीचे आए थे। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी 1857 के विद्रोह की। मैंने 1857 पर और भी कई वीडियोस बनाए हैं, जिनमें मैंने चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, इन सब पर बताया है कि किस तरह से इसको पूरी तरह से ध्वस्त किया और कैसे अंग्रेजों ने बहुत ही ब्रूटली इस विद्रोह को दबाया था। ये सारी वीडियोस आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएससी को लेकर, जिसमें हमने यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छी सीरीज बनाई है, बहुत मेहनत करके। तो आप उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।